लाइव कर दिया है, आप स्क्रीन शेयर करिए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सराउंडेड रीजन्स। ये ग्राफ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट से। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बोर्ड containing letter X and O capture regions that are surrounded। अच्छा, हमारे पास एक मैट्रिक्स बोर्ड गिवन होगा, एम क्रॉस एन का, मीन 2D ग्रिड एक गिवन होगी, जिसमें दो लेटर होंगे, एक होगा एक्स और एक होगा ओ। अच्छा, ये जो सारे सेल होंगे, अ सेल इज कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हर सेल एक दूसरे सेल से कनेक्टेड होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ये दोनों तरफ से मीन हो सकता है। मीन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। रीजन, टू फॉर्म अ रीजन कनेक्ट एवरी ओ सेल। Surround, the region is surrounded with X cells if you can connect the region with X cells and none of the region cells are on the edge of the board. A surrounded region is captured by replacing all O's with X in the input matrix board. अच्छा, हमारे पास ना इनपुट में अगर मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूं, तो हमारे पास एक बोर्ड गिवन होगा, 2D 2D ग्रिड। अच्छा, इसमें दो करेक्टर होंगे, दो लेटर्स होंगे। एक लेटर हमारे पास एक्स हो सकता है और एक लेटर हमारे पास ओ हो सकता है। ये हो गया। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ स्पेसेस पर या मुख्तलिफ सेल में या तो एक्स पड़ा हुआ है या फिर वाई या फिर ओ पड़ा हुआ है। एक्स ओ इस तरह से हमारे पास करेक्टर पड़ा हुआ है। अच्छा, हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है या फिर हमने जो चीज देखनी है, वो ये कि हमारे पास जितने भी ओ पड़े हुए हैं यहाँ पर, ओ मैट्रिक्स पड़ा हुआ है कहीं भी, अगर वो एक्स के साथ सराउंडेड है, अगर वो चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है, मीन ये दो हमारे पास ओ पड़े हुए हैं और ये चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है, तो हमने क्या करना है, इन ओ को एक्स में कन्वर्ट कर देना है। इन दोनों ओ को हमने एक्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर ये कंडीशन आती है, मीन कोई भी ओ है, चाहे मीन चार ओ पड़े हुए हैं या पांच ओ पड़े हुए हैं, जितने भी ओ हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर वो एक्स के साथ सराउंडेड में है, तो हमने उन ओ को एक्स में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल, हमने ये काम करना है। लेकिन अगर ऐसा केस भी हो सकता है कि मीन, ये तो मैंने दिखाया है आपको कि मीन ये चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मीन हमारे पास एक्स यहाँ पर आ जाए, ओ यहाँ पर आ जाए, सॉरी, ओ यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी एक्स हो और यहाँ पर भी एक्स हो। यहाँ पर कोई बता सकता है कि ये ओ चारों तरफ से एक्स से सराउंडेड है या नहीं है? ये ओ, सर हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। जी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ये चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर आ गया। लेफ्ट पर भी बॉर्डर है और बॉटम पर भी बॉर्डर है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि एक्स को हमने चारों तरफ से देखना है कि वो चारों तरफ से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर ये प्रेजेंट करता है कि मीन यहाँ पर कोई एक्स नहीं है, यहाँ पर बॉर्डर है लेकिन एक्स तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ओ हमारे पास गिवन है, ये कोई एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, मीन चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है। तो इस चीज की समझ आई आपको? जी सर। सर तो इसके रिजल्ट में हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे एक्स में? जी बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था कि ये जो हमारे पास ओ होगा, जो चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड नहीं होगा, इसको हम एक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम वैसा का वैसा ओ ही रहने देंगे।
और बाकी जो भी हमने कन्वर्ट कर लिया होगा, जैसे हमने ये ओ को कन्वर्ट किया था, इस ओ को, ये जो चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड था, तो हमने इसको एक्स में कन्वर्ट करके हमने जस्ट उसको रिटर्न कर देना है। मीन रिटर्न कुछ नहीं करना, हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। जो चारों तरफ से सराउंडेड होगा उसको हमने एक्स में कन्वर्ट कर देना है, ओ को। बाकी एक्स वैसे के वैसे ही रहने देने हैं। अगर कोई ऐसा ओ आ जाता है जो एक्स के साथ चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है, तो हमने वैसे का वैसे रहने देना है, और हमने जस्ट ये काम करना है इस स्टेटमेंट में। तो हम इसके केसेस को देखते हैं कि मीन इसके एग्जांपल में क्या शो कर रहा है, या फिर एग्जांपल में कौन सा केस गिवन है, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। अगर हम इसको लुकआउट करें, तो हमारे पास एक 2D ग्रिड है हमारे पास, जिसमें या तो एक्स पड़ा हुआ है या फिर हमारे पास ओ पड़ा हुआ है। और इस एक्स और ओ में हमने देखना है कि अगर कोई ओ ऐसा है इस ग्रिड के अंदर, अगर चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है, तो हमने उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ओ प्रेजेंट है जो हमारे पास एक्स के साथ चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है, तो हमने वो वैसा का वैसा रहने देना है। तो हमने ये काम करना है। अगर हम इस डायग्राम को देखें या इस ग्रिड को देखें, तो हमारे पास ओ प्रेजेंट है। अगर ओ की मैं बात करूं, तो ये हमारे पास ओ प्रेजेंट है, ये ओ है, ये ओ है, और ये ओ है। यहाँ पर चार ओ प्रेजेंट है, और चार ओ प्रेजेंट के अलावा बाकी सारे एक्स है हमारे पास। तो हमने क्या चेक करना है, अगर हमारे पास कोई ओ ऐसा है जो एक्स के साथ सराउंडेड है चारों तरफ से, तो हमने उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है। और अगर कोई ऐसा ओ है जो एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, तो हमने उसको वैसे का वैसे रहने देना है। तो हम अगर यहाँ पर देखें, तो ये जो हमारे पास ग्रिड है, ये वाला, ये, अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे पास एक्स के साथ सराउंडेड है। इसकी अपर साइड पर भी एक्स है, इसकी राइट साइड पर भी एक्स है, इसकी बॉटम पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है क्योंकि ये भी बॉटम बनता है, इसका बॉटम बनता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड बनती है, तो यहाँ पर भी एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन ये जो हमारे पास ओ है, ये चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है। अच्छा, इन सराउंडिंग के अंदर जो हमारे पास ओ आ रहे हैं, इनको हमने एक्स में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी को चेक करना है। बाकी हमारे पास एक ओ बचता है, ये वाला ओ बचता है। क्या हम इस ओ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में? नो सर। नो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने इसको वैसे का वैसे रहने देना है। जस्ट हमने ये काम करना है, बस। इस बात की समझ आई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते जी सर, क्लियर है। जी हैं सर जी। प्लीज। जी, हम अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो सेकंड एग्जांपल में भी सेम यही चीज है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स गिवन है, मीन जो ग्रिड का साइज है वो एक ही है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्स गिवन है, तो एक्स को एक्स से रिटर्न किया हुआ है, मीन उन्होंने कोई चेंजेस नहीं की हुई। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट थी, और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी हमने जो डिस्कस की। अब हम कुछ बात करते हैं इसकी अप्रोच की, और इसकी कोड की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर अप्रोच की बात करूं, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, और हमने यहाँ पर हमारा गोल क्या है, कि हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में दो चीजें प्रेजेंट है। बॉक्स में एक हमारे पास 10 प्रेजेंट है, लेट्स सपोज। एक हमारे पास 10 प्रेजेंट है, और एक हमारे पास 15 प्रेजेंट है। ये दो नंबर प्रेजेंट है, एक 10 प्रेजेंट है और एक 15 प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 10 को पिक करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 को पिक करना है, सिर्फ 10 को ही। तो क्या मैं दो तरीकों से कह सकता हूँ इसको, कि या तो मुझे सिर्फ 10 चाहिए इस बॉक्स में, जस्ट मुझे 10 चाहिए, जस्ट मुझे 10 चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया कि मुझे जस्ट 10 चाहिए, आई नीड जस्ट 10, आई नीड जस्ट 10। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है इस 10 को पिक करने का, कि मैं ये कह सकता हूँ 10 के अलावा जो भी मेरे पास वैल्यूज है, हमारे पास यहाँ पर 15 नंबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 15 नंबर के अलावा जो भी नंबर मेरे पास इस बॉक्स में प्रेजेंट है, वो मुझे चाहिए? क्या ये मैं कह सकता हूँ कि यस सर। 15 नंबर के अलावा जो भी मेरे पास नंबर प्रेजेंट है,
वो मुझे चाहिए। तो मैं दो दो तरीकों से ये कह सकता हूँ कि मीन मुझे 10 चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम हमने यही काम करना है। क्या मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है, ये जो मेरे पास बॉक्स है, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ओ जो विच, सॉरी मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा हो जो मेरे पास चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है। ऐसा ओ जो मेरे पास चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, उसके अलावा जो भी मेरे पास ओ बचता है उसको मैंने एक्स में कन्वर्ट करना है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? जी सर। ठीक है। तो मैं सेम यही काम करता हूँ। ऐसा ओ जो मेरे पास चारों तरफ से एक्स के साथ प्रेजेंट नहीं है, सराउंडेड नहीं है, तो मैं उसके अलावा जो भी मेरे पास ओ बचता है, जो भी मेरे पास इस ग्रेड में ओ आता है, मैं उसको एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और जस्ट मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ। मीन सिंपल मैं ये काम करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कोई बता सकता है कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? फर्स्ट। सर हम चेक करेंगे कि हमारे पास इस तरह की हो जो सराउंडेड हो, उसको हम कन्वर्ट कर दें एक्स में। हम्म लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने ये पास फॉलो करना है कि जो ऐसा हो जो मेरे पास एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है उसको मैंने रहने देना है। तो सबसे पहले मुझे ये एक्सेस करना है या फिर ये पिक करना है, ऐसा ओ को पिक करना है जो मेरे पास एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है। फर्स्ट काम मैंने ये करना है। ऐसा ओ मुझे चाहिए जो एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, नॉट सराउंडेड विद एक्स, नॉट सराउंडेड, सॉरी, जो भी है, नॉट सराउंडेड एक्स विद एक्स, मुझे ये चीज चाहिए, नॉट सराउंडेड विद एक्स। अच्छा मैंने ये एक्सेस करना है। अच्छा ये मैंने किस तरह से एक्सेस करना है? मेरे पास एक टेक्निक है डीएफएस। क्या मैं यहाँ पर डीएफएस सर्च लगा सकता हूँ कि मीन इसको फाइंड आउट करने के लिए कि मीन जो मेरे पास एक्स के सराउंडेड नहीं होगा? तो मैं यहाँ पर डीएफएस सर्च लगाऊंगा। डीएफएस सर्च का आपको पता ही होगा कि हम वन वन डायरेक्शन में मूव करते हुए हम किसी चीज को सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पर डीएफएस अप्लाई करूंगा। डीएफएस में बेसिकली ये होता है कि हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं। रिकर्जन का आपको पता होगा। अच्छा यस सर। जी, मैंने एक काम ये कर लिया कि मैंने ओ को पॉइंट कर लिया। अच्छा मैंने जो ओ को पॉइंट किया, मैंने उस ओ को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेना, किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, स्टोर नहीं सॉरी, मैंने उस ओ को उठाकर किसी भी और वेरिएबल में या फिर करेक्टर में स्टोर कन्वर्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि मैं ओ को कन्वर्ट करता हूँ वाई के अंदर या फिर किसी भी और करेक्टर ले सकता हूँ मैं टी के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने ऐसा ओ जो एक्स के साथ सराउंडेड नहीं है, जितने भी ओ थे मैंने उन सब को टी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने एक काम ये कर लिया। दूसरा काम मैंने ये क्या करना है? दूसरा काम मैंने ये करना है, मैंने ओ को तो टी में कन्वर्ट कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, मीन जो सराउंडेड में नहीं था। तो बाकी तो मेरे पास जितने भी ओ बचेंगे उनको तो मैंने एक्स में कन्वर्ट करना है। जितने भी मेरे पास ओ बचेंगे उनको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस ग्रिड के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो ओ होगा, ऐसा ओ जो एक्स के सराउंडेड नहीं होगा, वो टी में कन्वर्ट हो चुका होगा क्योंकि मैंने टी में कन्वर्ट कर लिया है इसको। अच्छा फिर मैं सर्च करूंगा इस ग्रिड के अंदर जितने भी मेरे पास ओ है, जितने भी ओ है, सेकंड स्टेप मेरे पास ये होगा, जितने भी ओ है मेरे पास मैं उसको एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जितने भी ओ होंगे उनको मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा यहाँ पर भी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, और या इस ओ पर भी एक्स आ जाएगा। अच्छा लास्ट वर्क मेरा बचता है, वो क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं वो क्या हो सकता है? कि मैंने ओ को एक्स में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने ओ को टी में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा ओ जो एक्स के साथ सराउंडेड नहीं था उसको मैंने टी में कन्वर्ट किया था।
और सेकंड स्टेप पर मैंने ये किया कि वो जितने भी ओ थे मेरे ग्रिड के अंदर उनको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया। और थर्ड काम मेरा क्या होगा, थर्ड काम मेरा क्या हो सकता है, तो बता सकता है? सर इस पूरे मैट्रिक्स को रिटर्न करना या टी को वापस ओ में कन्वर्ट करना। जी, टी को वापस ओ में मैंने कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं ओ को टी में कन्वर्ट कर दूं। ये तो कंडीशन है मेरे पास ओ को एक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन ओ को मैंने किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करना। तो इसलिए जो मैंने ओ को कन्वर्ट किया था टी में या फिर किसी और वेरिएबल में, तो मैंने उसको जस्ट एक्स ओ में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि वो पहले से ओ था। तो उस टी को मैंने सर्च करना है, और टी को सर्च करने के बाद मैंने उस टी को दोबारा ओ में कन्वर्ट करना है। बस ये तीन काम मैंने करने हैं, ये तीन काम मैंने करने हैं। अच्छा, जो मेरे पास फर्स्ट काम है वो तो मैं डीएफएस के साथ सर्च करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा ओ चाहिए, क्योंकि मेरे पास कंडीशन आ गई है तो मुझे ऐसा ओ चाहिए जो चारों तरफ से एक्स के साथ सराउंडेड है। अच्छा, ये काम मैंने कर लिया डीएफएस के साथ। अब मैंने कन्वर्ट करना है। जब मैंने कन्वर्ट करना है तो वो मैं सिंपल कर सकता हूँ, सी डीएफएस में ही कर लूंगा, कि मीन ओ को मैं टी में कन्वर्ट कर लूंगा। सेकंड काम पर आते हैं, जो मेरे पास सेकंड टास्क है। मैंने जस्ट सर्च करना है ओ को, और उस ओ को मैंने कन्वर्ट करना है एक्स में। तो मैं यहाँ पर नेस्टेड लूप के साथ, फॉर लूप के साथ, मैं सिंपल लूप लगाकर इस ओ को एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जस्ट इस सेकंड स्टेप के लिए मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा। और थर्ड स्टेप मेरे पास बचता है कि जो भी मेरे पास टी है उस टी को मैंने ओ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कोई बता सकता है कि यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ थर्ड स्टेप में? सर यहाँ भी हमारे पास फॉर लग सकता है क्योंकि हमने सर्च करना है टी को। जी, जी एग्जैक्टली, हम यहाँ पर भी नेस्टेड लूप लगाएंगे। नेस्टेड लूप के साथ टी को फाइंड आउट करेंगे। टी को फाइंड आउट करने के बाद हम जस्ट उसको ओ में कन्वर्ट कर देंगे। ये काम मैंने करना है कोड के अंदर। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जुबानी। अब मैंने कोड करके ये सारे काम परफॉर्म करने, ये तीनों काम परफॉर्म करने। और इन तीन काम के अलावा मैं किसी तरफ भी मूव नहीं करूंगा, मीन एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं होगी, आप देखेंगे। यही तीन काम ही कर रहा हूँ मैं कोड के अंदर। तो हम कोड करते हैं। कोड के अंदर मैंने आपको सबसे पहला काम क्या बोला था? सबसे पहला काम हमने क्या करना? कि हमने वही ओ रिटर्न करना है जो हमारे पास सराउंडेड ना हो एक्स से। जी, हमने हमने ये काम करना है कि मैंने डीएफएस सर्च लगानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं डीएफएस सर्च लगाऊंगा उस ओ को फाइंड आउट करने के लिए जो सराउंडेड नहीं था। तो डीएफएस सर्च लगाकर मैं कैप्चर करूंगा ओ को, जो मेरे पास ओ को कैप्चर करूंगा जो मेरे पास अनसराउंडेड होगा। अन मुझे स्पेलिंग थोड़ा सा इशू है, अनसराउंडेड होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है? एक तो मैंने कैप्चर कर लिया अनसराउंडेड ओ को। और उसके बाद मैंने सेकंड काम क्या करना है, इसी इसी पॉइंट के अंदर वो ये करना है कि उस ओ को मैंने किसी भी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि मैं टी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, कैप्चर करना है ओ को जो अनस्टैंडर्ड है। और दूसरा काम मैंने क्या करना है, उस ओ को उठाकर मैंने टी में कन्वर्ट कर देना। अब अब मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं कैसे मैं डीएफएस लगा सकता हूँ? यहाँ पर मैं फॉर लूप, नेस्टेड लूप लगाता हूँ, ताकि मैं एक्सेस कर सकूँ ओ को। और मैं डीएफएस सर्च लगाकर मैं एक डीएफएस का फंक्शन यहाँ पर कॉल कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर आर इन रेंज। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इसकी लेंथ को डिफाइन कर लूँ कि रोज की लेंथ क्या है और कॉलम की लेंथ क्या है। तो रोज और कॉलम की लेंथ को सबसे पहले मैं स्टोर कर लूंगा। रोज की लेंथ क्या होगी मेरे पास जो बोर्ड की लेंथ है वो होगी रोज की लेंथ। और मेरे पास कॉलम की लेंथ क्या होगी?
लेंथ बोल्ड 0, ये मेरे पास कॉलम की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, फॉर आर इन रेंज रो में ट्रेवर्स करना है और नेक्स्ट लूप लगाकर फॉर सी इन रेंज मैंने कॉलम में ट्रेवर्स करना है। कॉल किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, लेंथ बोर्ड 0 को, मीन कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। कॉलम की जो लेंथ होगी, सेल्स की जो लेंथ होगी, वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर चेक करना है, अगर इफ मेरा जो बोर्ड है या कोई भी सेल है मेरा आर सी इज इक्वल टू, अगर मेरा ओ के इक्वल आ जाता है। अच्छा, क्या हम यहाँ पर यही कंडीशन लगाएंगे कि मीन अगर मेरा ओ के इक्वल आएगा तो मैं डीएफएस सर्च लगाकर उसको ओ को टी में कन्वर्ट कर दूंगा? क्या ये कोई बता सकता है कि मीन ये कंडीशन मेरी वैलिड है कि अगर मैं और यहाँ पर यही कंडीशन लगाता हूँ सिर्फ? इसके साथ और भी कंडीशन होगा कि उसका मतलब कि सराउंडेड ना हो उसके एस के। जी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर हम, एक तो मैंने ये चेक किया कि अगर ओ के इक्वल है, और दूसरी मैं यहाँ पर वो जो आप बता रहे हैं अनसराउंडेड के लिए मैं डीएफएस सर्च लगाऊंगा। डीएफएस सर्च के लिए मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन में मैं ये वैल्यूज को, इनकी वैल्यूज को मैं मीन आर्गुमेंट में पास करूंगा और रिसीव करूंगा, वो नेक्स्ट काम है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी कंडीशन में लगाऊंगा कि अगर, एक तो मैं ये चेक करूंगा कि ओ के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन मैं ये चेक करूंगा कि जो आर मैं देख रहा हूँ, जिस रो पर मैं खड़ा हुआ हूँ या फिर जिस रो के किसी भी सेल पर हूँ, मैं चेक करूंगा क्या वो रेंज के अंदर भी है या नहीं है, क्या वो रेंज के अंदर है या नहीं है इन। अच्छा, एक और बात भी आपको मैं बताना भूल गया। अच्छा, जो भी मेरे पास ओ ऐसा होगा जो अनसराउंडेड होगा, एक चीज ये भी नेसेसरी है या फिर ये भी कंपलसरी है कि वो ओ बॉर्डर के, मीन बॉर्डर पर होगा, या तो वो लेफ्ट बॉर्डर पर हो सकता है, जैसे मेरे पास इस बॉर्डर पर कोई ओ आ जाता है तो वो मेरे पास अनसराउंडेड में होगा। अगर मेरा इस बॉर्डर के अंदर कोई ओ आ जाता है वो भी अनसराउंडेड होगा। अगर इस बॉर्डर पर भी अगर कोई ओ आ जाता है वो भी अनसराउंडेड होगा। और इस तरह से इस बॉर्डर पर भी अगर कोई ओ आ जाता है तो वो भी अनसराउंडेड होगा। ये मेरे पास एक एज मिल गया है मुझे कि अगर बॉर्डर पर कोई ओ होगा तो वो मेरे पास अनसराउंडेड होगा। तो मैं यहाँ पर यही कंडीशन लगाने वाला हूँ कि अगर मेरा जो ओ है, अगर वो बॉर्डर में है, और इन रेंज, मैं यहाँ पर लगाता हूँ आर इन रेंज, मैंने क्या लिखा था, आर इन 0 से स्टार्ट होकर रो -1, अगर वो इस रेंज में है, मेरा जो भी सेल है, अगर वो ओ के इक्वल है, एक तो ओ के इक्वल है, और उसकी जो रेंज है वो ये है, या तो ये रेंज है, या फिर, और मेरे पास सी इन इन भी काफी है, 0 से लेकर कॉल -1, या तो मेरा जो सेल है वो इस रेंज में है या फिर इस रेंज में है। तब मैंने क्या करना है, डीएफएस सर्च लगानी है। डीएफएस सर्च कैसे लगानी है, मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। रिकर्सिव फंक्शन में कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं कैप्चर का नाम देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर्गुमेंट पास कर देता हूँ आर और सी। ये आर्गुमेंट पास करने के बाद मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक रिकर्सिव फंक्शन, इसको डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर बनाता हूँ एक रिकर्सिव फंक्शन, और यहाँ पर आर्गुमेंट में पैरामीटर में मैं रिसीव करता हूँ आर और सी को जो मैंने पास किए थे। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगानी है, इफ अगर मेरा जो आर है, जिस सेल को मैं देख रहा हूँ, जो मेरी आर की वैल्यू है, अगर वो <0 है, मैं यहाँ पर बेस केस लगा रहा हूँ। बेस केस का पता है आपको, रिकरियन में जो हम बेस केस यूज करते हैं, मैं सेम वही यूज कर रहा हूँ यहाँ सर थोड़ा रिपीट कर दें तो ज़्यादा समझ आ जाए। पर। बेस केस को या फिर ये कोड को, जी, नहीं ये बेस केस होगा। बेस केस को। अच्छा, हमारे पास रिकरियन के अंदर बेस केस, हम उस केस को बोलते हैं कि अगर
रिकरियन में बेसिकली क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है रिकरियन में बेसिकली हम क्या वर्क करते हैं? सर करियर में हम अपना फंक्शन बार बार कॉल करते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता रहेगा, साइकिल लूप चलेगी। जी। अच्छा, मेरे पास लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बेस केस के लिए। ये एक मेरे पास बॉक्स है। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ये जो बॉक्स है ये मेरे पास एक बिग प्रॉब्लम, एक बिग प्रॉब्लम। अच्छा, इस बिग प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। इस बिग प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। रिकरियन में क्या होता है कि मैं प्रॉब्लम को डिवाइड करता रहता हूँ, मीन छोटे में कन्वर्ट करता रहता हूँ। अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास इससे छोटी, इसी का एक पार्ट, अगर मेरे पास ये सब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। और ये जो प्रॉब्लम है मेरे पास, अगर इस प्रॉब्लम में मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास इसी प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करके दे दे तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। और इसी तरह से मैं इस बॉक्स को छोटा करता रहता हूँ। मीन इस बॉक्स को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम के साथ। इस बॉक्स को मैं किसके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ? प्रॉब्लम के साथ। मीन ये डिनोट कर रहा है, ये बॉक्स डिनोट कर रहा है ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने इस बड़ी प्रॉब्लम को मैंने छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, फिर मैंने छोटी में कन्वर्ट किया, फिर मैंने छोटी में कन्वर्ट किया। अच्छा, ऐसे कन्वर्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट मेरे पास आ जाता है जो मेरे पास खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मीन स्मॉल करते करते मैंने स्मॉल किया, फिर स्मॉल किया, फिर स्मॉल किया, और फिर स्मॉल किया। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पर मुझे लगता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है मेरे पास सॉल्व हो चुकी है, मेरे पास सॉल्व हो चुकी है। लेट्स सपोज कि अगर मैं फैक्टोरियल को फाइंड आउट करता हूँ। फैक्टोरियल में क्या होता है? अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल लेना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल पता चल जाए तो मैं 5 का फैक्टोरियल मालूम कर लूंगा। मैं 5 को ज़रब दे दूंगा 4 के फैक्टोरियल के साथ तो मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर 4 का फैक्टोरियल मैंने फाइंड आउट करना है तो मुझे अगर 3 का फैक्टोरियल पता चल जाए तो मैं 4 का फैक्टोरियल इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। इस तरह से करते करते अगर मैं 1 पर पहुंचता हूँ, मीन 2 का अगर मुझे फैक्टोरियल चाहिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे 1 का फैक्टोरियल मिल जाए, 1 का फैक्टोरियल मिल जाए तो मैं 2 का फैक्टोरियल इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। अब मैं एक बेस केस पर पहुंचा हूँ कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है। 1 का फैक्टोरियल हमारे पास एक एक ऐसा पॉइंट होता है जो मीन अंडरस्टूड बात है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। और रिकरियन में किसी भी हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रिकरियन के थ्रू, तो हमें बेस केस का पता होना जरूरी है कि मीन हमारे पास बेस केस क्या हो सकता है। मीन हमारे पास एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कौन सी वैल्यू हो सकती है, मीन छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी चाहे हो। मीन अगर हम प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमारे पास किस मेथड से सॉल्व हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। जब मेरे पास 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो मुझे 1 का फैक्टोरियल मिल गया है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ 2 के पास। ये 2, जब 1 का फैक्टोरियल 2 रिसीव करता है तो वो 2 का फैक्टोरियल ऑटोमेटिक ही वो मीन बना लेता है या फिर फाइंड आउट कर लेता है। जब मैं 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये भेजता है 3 के पास। जब ये 3 के पास भेजता है तो 3 ऑटोमेटिक ही 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेता है कि मीन 3 को मल्टीप्लाई करता है 2 के फैक्टोरियल के साथ, वो 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। और इस तरह से ये 3 4 को भेजता है। और इसी तरह से ही ये जो मैं बेस केस की बात कर रहा था, तो मेरे पास छोटी से छोटी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो मेरे पास एक बेस बेस केस होता है। जैसे मेरे पास बेस केस ये था 1 था कि अगर मैं कहूँ कि n इज इक्वल टू, अगर जो मेरा नंबर है या फिर जो भी मेरा मेरे पास वैल्यू गिवन है वो वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो मेरा जो फैक्टोरियल होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी मैं ये जो बेस केस लिख रहा हूँ, ये बेस केस लिख कर ना मैं आपको बताता हूँ कि मीन ये हमारे पास बेस केस क्या हो सकता है। एक तो हमारे पास बेस केस ये होगा कि अगर हमारे पास जो आर की जो लेंथ है या फिर जो आर है वो लेस देन 0 है, तो मैं जस्ट रिटर्न कर दूं कि मीन यहाँ पर मेरे पास एक बेस केस मिल गया है, यहाँ पर मेरे पास एक बॉर्डर मिल गया है। आर लेस देन 0 का मतलब ये है। अच्छा, मीन आर लेस देन 0, मीन ये जो मैं जिस भी रो में हूँ वो अगर लेस देन 0 है, मीन उसकी कोई मीन ना ही वो फर्स्ट रो में है ना ही सेकंड रो में है, वो रो में है ही नहीं, रो से बाहर है। मीन अगर यहाँ पर कोई एक्स होता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बॉर्डर के बाहर कोई अगर एक्स है तो उसके तो वो लेस देन 0 में होगा ना, क्योंकि मेरे पास वो इस बॉर्डर में है ही नहीं, इस ग्रिड में है ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आर लेस देन 0, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आर, और यहाँ पर लिखूंगा सी लेस देन 0 अगर मेरा जो कॉलम है वो लेस देन 0 है। अगर ये चीज मैंने लिख दी।
और मैं लिखूंगा कि जो मेरा पास आर है वो इज इक्वल टू रो है। रो मैंने क्या किस चीज को प्रेजेंट किया था, मैंने किया था रो किया था, मैंने लेंथ ऑफ बोर्ड को प्रेजेंट किया था कि अगर मेरा जो आर है, जो मेरा रो है उसके इक्वल हो जाता है आर, और इज इक्वल टू रो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम एक्सीड कर गए हैं, रेंज से एक्सीड कर गए हैं, रेंज से हम बाहर निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये आर इज इक्वल टू रो, मीन हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं, इससे बाहर निकल गए हैं, मीन इससे बाहर तो कोई एक्स नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास बेस केस है कि यहाँ पर भी एक्स नहीं आ सकता। और इस तरह से हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू, अगर कॉलम है, अगर हमारे पास जो सी है, मीन हमारे पास ओ कोई यहाँ पर आ जाता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ओ यहाँ पर आ जाता है, तो इससे बाहर तो हमारे पास कोई एक्स नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम बेस केस को टच कर गए हैं कि हम यहाँ पर बॉर्डर पर आ गए हैं, तो बॉर्डर के बाहर हमारे पास कोई एक्स नहीं आ सकता। तो इस तरह से हम ये बेस केस बनाते हैं, और मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बेस केस की आपको समझ आ गई है थोड़ा बहुत? नो हो गई है कि मीन बेस केस जी क्या होता जी सर, थैंक यू। है? ओके, तो मैं यहाँ पर बेस केस ही लिख रहा था। तो मैं कहता हूँ कि अगर इफ आर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब ये है कि इस रो से भी पहले है, मीन फर्स्ट रो से पहले तो कोई मेरे पास एक्स नहीं आ सकता। एक तो मेरे पास बेस केस ही हो गया। हाँ। और या फिर अगर मेरा कॉलम जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन जो मेरा कॉलम है, कॉलम मेरा कौन सा होगा, ये कॉलम होगा, इससे पहले तो कोई कॉलम नहीं है, ना इससे पहले कोई रो है, और ना इससे पहले कोई कॉलम है। तो अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाता है जो मेरे पास ओ है वो यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मैं बेस केस को टच कर गया हूँ। और बेस केस को जैसे ही मैं टच करूंगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि मीन ये जो मेरा केस है ये मेरे पास वैलिड है, और ये मेरा जो ओ है इसको मैंने टी में कन्वर्ट कर देना है, या फिर जो भी होगा ये मैंने करना है। अच्छा, और अगर मेरा जो आर है उसकी वैल्यू रो के इक्वल हो जाती है, या फिर जो सी की वैल्यू है वो कॉल के इक्वल हो जाती है, तो मैं जस्ट रिटर्न कर दूं कि मेरे पास ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। ये मैंने एक बेस केस को डिफाइन कर दिया। अच्छा। सर अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूं? मुझे, एक्सक्यूज, जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर आ रही है सर? जी, आप क्लियर आ रही है। जी सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे पहले एक सवाल में भी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। ये सिर्फ रिटर्न लिखने से हमारे पास क्या रिटर्न होता है? जिस तरह हम क्वेश्चंस में रिटर्न लिखते हैं, या तो हम नम्स लिखते हैं या कोई वेरिएबल वगैरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ रिटर्न लिख दिया। तो ये रिटर्न क्या करता है? ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दे प्लीज। अच्छा, जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं, मीन इफ कंडीशन, या फिर कोई फंक्शन के अंदर जब हम कोई रिटर्न का केस लगाते हैं, मीन किसी भी फंक्शन के अंदर हमें कोई ना कोई चीज रिटर्न करनी होती है। सिंपल सी बात है कि मीन हम अगर कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर वहां पर हम मीन, जैसे आपने कोई सी प्लस प्लस या फिर जावा की कोई लैंग्वेज की हुई है, जावा लैंग्वेज की हुई है आपने, या फिर सी प्लस प्लस? नो सर, सर ओनली पाइथन। अच्छा, ओके, कोई मसला नहीं है। हम अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर हमें कोई चीज रिटर्न करनी होती है, कोई चीज रिटर्न करनी होती है। जब हम कोई चीज रिटर्न करते हैं तो हम कोई ना कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, या फिर कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा केस लगाते हैं कि मीन हम जस्ट रिटर्न लगा देते हैं, जस्ट रिटर्न लगाने का मतलब ये होता है कि हमने कोई चेंजेस नहीं की। मीन जो भी हमारे पास हमने फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया कैप्चर आर सी के अंदर, हमने फंक्शन को कॉल किया और आर सी में हमने वैल्यू भेज दी, आर और सी, मीन कैप्चर को कॉल किया, और कैप्चर के अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया आर और सी, जो हमने आर्गुमेंट यहाँ पर रिसीव किया पैरामीटर के थ्रू, यहाँ पर हमने पैरामीटर में रिसीव किया। अब इस फंक्शन का मतलब तो ये है कि हमने कोई ना कोई चीज रिटर्न करनी है, मीन कोई चेंजेस करनी है, कोई वैल्यू में चेंज करना है, तो हमने उसको रिटर्न करना है। जब हम रिटर्न सिंपल लगाते हैं कि मीन खाली रिटर्न लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम सिंपल रिटर्न कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये कैप्चर सिर्फ रिटर्न होगा, मतलब ये कैप्चर कॉल होगा, इसमें जो बेस कंडीशन है ये अप्लाई होंगे। और ये जो बेस कंडीशन होगी हमारे पास, ये सिर्फ खाली रिटर्न कर देगी। मीन हमारे पास यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि हम अगर इस ग्रेड में देखें तो हमने सिर्फ चेंजेस करनी है ना। हमने चेंजेस करनी है, इस ओ को हमने, नहीं, इस ओ को हमने टी में कन्वर्ट करना है। यही बात की थी ना हमने, इस ओ को हमने टी में कन्वर्ट कर देना है। तो जब हमने टी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इस केस का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई ओ को हम टी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। ओके सर, सर आप कंटिन्यू कर ले क्वेश्चन। जी। तो मैंने यहाँ पर एक बेस केस बना लिया। अब अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाती है, तो मैंने क्या करना है? मैंने करना है बोर्ड आर सी, कोई भी, जिस भी हम सेल पर है, जो भी सेल हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसको मैंने जस्ट मैंने टी में कन्वर्ट कर देना है। टी में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, ये बस समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था? जस्ट हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मेरे पास आर लेस देन अगर जीरो होगा तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर आर लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि मैं रेंज से बाहर हूँ, रेंज से पहले हूँ। अगर मेरी रेंज है, अगर ग्रिड की रेंज है 0 से लेकर 5 तक, लेट्स सपोज कि 0 से लेकर 5 तक, अब 0 से पहले तो कोई सेल नहीं आ सकता ना हमारे पास। 0 से पहले तो कोई सेल नहीं आ सकता हमारे पास। अगर कोई सेल नहीं आ सकता तो इसका मतलब है मैं रेंज से बाहर हूँ। तो मैंने जस्ट सिंपल रिटर्न कर दिया था। लेकिन अगर 0 से बाद में आ जाता है, मीन जो मेरी रेंज है, रेंज के अंदर मेरा इंडेक्स आ जाता है, तो इसका मतलब है मैंने इसको कन्वर्ट कर लेना है टी के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है? ये तो मैंने एक चीज को ट्रिवर्स किया है कि मीन एक ही सेल को ट्रिवर्स किया है, क्योंकि हम ना तो यहाँ पर लूप लगा रहे हैं और ना ही यहाँ पर एटरेट कर रहे हैं। जब हम ना ही लूप लगा रहे हैं और ना ही एटरेट कर रहे हैं, तो हम रिकर्सिव फंक्शन में ये करते हैं कि बार बार कॉल करते हैं उसी फंक्शन को। जब हम उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर फिर हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम सिर्फ आर्गुमेंट को चेंज कर लेंगे। आर्गुमेंट को क्या चेंज करेंगे? R+1 करते हैं सबसे पहले। R+1 करते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट वैसे का वैसे रहने देते हैं। एक बार हमने ये कॉल कर ली, और इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर अब डायरेक्शन को चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने R+1 किया था, अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ R-1। मीन हमने रो में पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पर R-1 का मतलब ये है कि कॉलम वही हो, कॉलम सेम हो, लेकिन R-1 कर देना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है? आर को वैसे का वैसे रहना देना है। अब मैंने कॉलम को चेंज करना है। कॉलम को कैसे चेंज करना है? R+C+1 कर देना है एक में, और एक में क्या करना है? आर को वैसे का वैसे रहने देना है, और C-1 कर देना है। ये मेरे पास एक रिकर्सिव फंक्शन था, और मैंने इस रिकर्सिव फंक्शन को लिख लिया। कैसे लिखा? मैंने जस्ट आर्गुमेंट को चेंज किया, और मैंने आर्गुमेंट को चेंज करते हुए मैंने इसको बोला है, इस फंक्शन को बोला है कि मुझे ये चेक करके दो कि या तो ये रेंज से बाहर हो। मीन अगर बाहर होगा तो मैंने जस्ट सिंपल रिटर्न कर देना है। अगर रेंज के अंदर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है? बोर्ड आर सी को मैंने टी में कन्वर्ट कर देना है। मीन किसी भी ओ को मैंने कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मैंने नीचे जो पास किया था, नीचे मैंने ये चीज पास की थी कि अगर मेरे पास ओ होगा तो मैंने यहाँ पर पास किया था। अगर मेरे पास ओ होगा और इस कंडीशन को ये वेरीफाई मीन फॉलो करेगा, तो मैंने जस्ट ओ को टी में कन्वर्ट कर देना है। ये मेरे पास रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट हो गया है। मीन मेरे पास ये जो मैंने डीएफएस करनी थी वो मेरे पास कंप्लीट हो गई है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था? मेरे सेकंड स्टेप में ये था कि जो भी मेरे पास रिमेनिंग ओ होंगे, रिमेनिंग ओ को मैंने एक्स में कन्वर्ट कर देना है। फिर मैंने वही नेस्टेड लूप लगानी है।
मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को, नेक्स्ट लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस नेक्स्ट लूप के अंदर मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास कोई भी सेल मेरे पास RC इज इक्वल टू O आ जाता है, तो मैंने उसको क्या करना है, या सिंपल एक्स में कन्वर्ट कर देना है। RC इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, मैंने ये सेकंड टास्क कर लिया। ये मेरे पास सेकंड टास्क था, जो मैंने आपको डिस्कशन में जब मैंने आपको बताया था। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास स्टेप क्या था, जो मेरे पास लास्ट स्टेप था, वो ये था कि मैंने जितने भी मेरे पास रिमेनिंग टी होंगे, टी को मैंने ओ में कन्वर्ट कर देना है। आर इन रेंज, मैंने सिंपल फिर मैंने वो पेस्ट कर देना। और मैंने क्या करना है, इफ बोर्ड RC इज इक्वल टू, अगर टी के इक्वल है, क्योंकि मैंने सबसे पहले टी में कन्वर्ट कर दिया था जो मेरे पास अनसराउंडेड में मिले थे, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड RC को मैंने एक्स में कन्वर्ट कर देना। सॉरी, यहाँ पर सिंगल इक्वल आए, एक्स में कन्वर्ट कर देना। बस ये मेरे पास टास्क कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट टास्क था, मैंने DFS सर्च लगाई, अनसराउंडेड को मैंने एक्सेस किया और उसको मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया। और सेकंड टास्क मेरा ये था कि मैंने जितने भी ओ थे उनको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर देना था। और मेरे पास थर्ड टास्क जो था, मेरे पास थर्ड टास्क ये था कि अगर मेरे पास जो भी टी अगर आ रहा है, जो मैंने सबसे पहला पहला टास्क किया था टी में कन्वर्ट करने का, उसको मैंने दोबारा ओ में कन्वर्ट कर देना है। मैं इसको रन कर दूँ। हाँ, हम यहाँ पर डबल इक्वल लगाया हूँ। अच्छा, कैप्चर, यहाँ पर क्या है आपने। अच्छा, एक और भी काम हमने यहाँ पर मिस्टेक हमने की हुई है कि ये हमने इसकी जो लेंथ है, इसको मैंने ऊपर डिफाइन करना था। आप देखते हैं, फिर भी मेरे पास एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने बेस केस भी एक मेरे ख्याल में कम लगाई हुई है। यहाँ पर एक और भी चीज हमने लिखनी थी, वो ये कि अगर बोर्ड मेरा RC इज नॉट इक्वल टू ओ आ जाता है, इज नॉट इक्वल टू ओ आ जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज भी देखनी है ना कि अगर मेरे पास ओ नहीं है, क्योंकि मैं बेस केस लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर तो ये रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है, क्योंकि हमने टी में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने टी में कन्वर्ट करना है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन रन होगी। अब देखते हैं हम आंसर। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर सबमिट किया था।
मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक की थी? रोज कॉलम, ठीक है। डेफ कैप्चर आर सी, if r less than 0, c less than 0, r is equal to rows, c is equal to rows plus 1। चले बहरहाल, हमारे साथ कोई मिस्टेक हो गई थी कोड के अंदर। इसको रन करते हैं। ये रन हो। अच्छा, सर उस कोड इस सर कोड की उस समझ कोड आई पे, आपको? जी क्लियर है सर। वो पुराने वाले कोड पे जाएगा जिसमें मिस्टेक हुई थी। पुराने वाला कोड तो मेरे ख्याल में अब नहीं होगा, क्योंकि उसी की प्लेस पर ही ये राइट किया है। सर मैंने ये चीज़ नोट की है कि उसमें आपने कैप्चर में जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें स्पेस थी, शायद इसका भी होगा। और अदरवाइज जो आपने ये बेस कंडीशन लगाई है, स्मॉल आर इक्वल इक्वल रोज, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, लेकिन अब क्लियर है यहाँ पे। जी जी, जी बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि लाइन नंबर वो 12 और 13 पे दे रहा था, अब इसमें कोई एरर नहीं है या कोई रन टाइम नहीं है, तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया। जी, मेरे ख्याल में ये सेंटेक्स का ही एरर था। जी कोड हाँ जी हमारा सही हाँ था। जी। कोड हमारा सही जी था। जी जी। असल में मुझे इशू आता है, मेरे ना जो बेस है ना वो सी प्लस प्लस से बनी है। और यहाँ वहां पर इडेंटेशन का कोई मसला नहीं होता। मीन सेंटेक्स का तो इशू होता है, सेमीकोलन तो लाजमी यूज करते हैं। जी हाँ जी, लेकिन सेमीकोलन लेकिन आदमी वहां होता पर है। लेकिन वहां पर ये इशू नहीं होता कि मीन इडेंटेशन की गलती हुई या फिर स्पेस की या फिर कोई और। अच्छा, ये कोड क्लियर है आपको? यस सर, ये क्लियर है। ओके, तो सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 मिनट है हमारे पास, 1-2 मिनट आप वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को एंड करेंगे। जी ठीक है। अच्छा, जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेन काम हो रहा है ना वो नेस्टेड लूप में हो रहा है। ऐसा ही है ना? ये नेस्टेड लूप, यहाँ पर भी हम नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, यहाँ पर भी नेस्टेड लूप लगा रहे हैं। तो नेस्टेड लूप हम किस चीज पर लगा रहे हैं? वैसे तो हमारी नेस्टेड लूप, अगर हम बेसिकली बात करें, जो नेस्टेड लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ऑफ एन स्क्वायर। ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिड है। ग्रिड है। ग्रिड के अंदर उन्होंने दो चीजें दी हुई है, एम क्रॉस एन। अगर आप थोड़ा इधर देखिए ना, ये अ, जो यस सर, डिस्क्रिप्शन थी, तो जी रो और डिस्क्रिप्शन थी, कॉलम है ना। एम क्रॉस एन है। एम क्रॉस एन का मतलब ये है कि रो और कॉलम। मीन एक हमारे पास रो है और एक हमारे पास कॉलम है। और ये रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। मीन अगर 5 रोज हैं तो 3 कॉलम भी हो सकते हैं। मीन अगर 3 रो है तो 5 कॉलम। मीन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी हम इसकी बेस पर देखते हैं, एम क्रॉस एन की बेस पर देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट फॉर लूप की बात करूं, तो ये मेरे पास रो पर रिवर्स कर रही है। जितने भी मेरे पास रो होंगे, जितने भी रो होंगे, वो उस पर रिवर्स कर रही होगी ये फॉर लूप। ये फॉर लूप। अच्छा, ये जो इनर फॉर लूप है, इनर फॉर लूप का मतलब ये है कि हम इस लूप में हम कॉलम को ट्रेवर्स कर रहे हैं। जब हम कॉलम को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी कॉलम होंगे हम उस पर ट्रेवर्स करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो एम क्रॉस एन बनती है। एम क्रॉस एन बनती है। सर यही है। जी जी। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम 3 बार ये यूज कर रहे हैं, 3 बार यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे पास बनेगी एम क्रॉस एन प्लस एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन प्लस एम क्रॉस एन। अच्छा, एक तो ये चीज बन गई। और एक और चीज हम यूज कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन। और उस फंक्शन में अगर आप देखें तो हम आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं वो आर और सी कर रहे हैं। मीन हम इससे बाहर नहीं जा रहे, आर और सी से। आर सी का मतलब वही एम क्रॉस एन, क्योंकि हमने आर और सी में वही चीज रखी थी। आर में भी और सी में भी, आर में रो रखा था और सी में कॉलम रखा था। इसकी जो लेंथ थी वो रखी। मीन
इसकी जो लेंथ है या फिर इसकी जो कॉल्स है वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे अबाव नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं, क्योंकि हम एक ही लेते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, अगर हमारे पास सम हो रहा हो तो हम जो लार्ज वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं। ये अगर इक्वल भी है तो मेरे पास बनेंगे 3 या 4, m+m बनेगा तो मेरे पास कांस्टेंट वैसे भी इग्नोर हो जाता है। तो मेरे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो m×n बनेगी। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये होगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और सेशन का टाइम भी एंड होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ओके सर, ओके। और नेक्स्ट सेशन में किसने प्रेजेंट करना है सर? सर जवाब। सर इब्राहिम सर करेंगे, नहीं तो हंजला, और आपने तो कर दिया है, बाकी सिकलैन और मैं हूँ। कोई भी इन हम तीनों में से कर सकते हैं, बाकी स्लैक में हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हमें डिस्कस हो जाएगा। जी ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।